जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, एक हिंदुस्तान में ये टेंडेंसी है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है, उसकी बचत का जो पैसा है, जो मुट्ठी भर पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए वो तमाम जतन कर कैसे वो उसको बढ़ा सकता। उमेश जी, हिंदुस्तान में आम आदमी वेल्थ बिल्डिंग की बात करता नहीं है। हिंदुस्तान में आम आदमी बात करता है सेविंग की, जो हमारा एक कल्चर है। लेकिन अब जो आम आदमी को सिखाया जा रहा है वो है रेगुलर इनकम। मतलब हमने अभी तक तो सुना था प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी, क्या ये दोनों एक साथ आ गए हैं या कुछ और है ये? देखिए, आपने फिर वही शब्द यूज करा, पैसा दुगना हो जाए। हम यही सोच बदलना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये जो पैसा दुगना हो जाए के चक्कर में, आप फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है आम आदमी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इंदौर से मैं हूं और इंदौर में आपको हमेशा मैं एक नई चीज लेकर के आता हूं, बताता हूं, दिखाता हूं, सुनाता हूं। तो ये वही बात है कि अब हम आज बात करेंगे आपकी और आपके हित की, आपके फायदे की, आपके मुनाफे की। दरअसल हम लोग इन्वेस्ट तो सब जगह करते हैं, लेकिन हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी दौड़ रहे होंगे, कौंध रहे होंगे, और आप भी जानना चाहते होंगे इनके जवाब कि आखिर कैसे मैं अपने पैसे को बढ़ा सकता हूं। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, इन तमाम चीजों पर अब इंदौर में भी काम शुरू हो गया है। और चूंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं कि नया क्या है, तो वो इंदौर से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इंदौर एक नया दौर है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम बात करेंगे वेल्थ को बढ़ाने की, उसकी ग्रोइंग की, तो आपकी जो इनकम है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी है क्योंकि आपके पसीने की कमाई है, आपने उसमें पूरी मेहनत लगा दी, जी जान लगा दी उस पैसे को कमाने में। अब आप चाहते हैं कि वो दुगना हो जाए, तो वो दुगना होगा कैसे? जब हम निवेश की बात करते हैं तो हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, हम गोल्ड में निवेश करते हैं, आजकल हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्की हैं। मेरे साथ एक चेहरा और आपको नजर आ रहा है, मनोज धनोतिया जी हैं। मैं बताऊंगा, परिचय भी दूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि ये तमाम चीज़ें कैसे इंदौर में रन कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। और आज मैं आया हूं उन्हीं से मिलने, बात कर रहे हैं कि अगर हम वेल्थ को बढ़ाने की बात करें तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार उमेश जी। जैसा मैंने अभी बातें की हैं लोगों से, आपने सुनी है, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, एक हिंदुस्तान में ये टेंडेंसी है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है, उसकी बचत का जो पैसा है, जो मुट्ठी भर पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए वो तमाम जतन करता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, यत्न करता है। कैसे वो उसको बढ़ा सकता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, जो ट्रेंड है वो क्या है, और अब आखिर क्या नया ट्रेंड आ रहा है जो अब इंदौर में देखने को मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है? उमेश जी, हिंदुस्तान में आम आदमी वेल्थ बिल्डिंग की बात करता नहीं है। हिंदुस्तान में आम आदमी बात करता है सेविंग की, जो हमारा एक कल्चर है। लेकिन अब जो आम आदमी को सिखाया जा रहा है वो है रेगुलर इनकम। जैसे आप देखेंगे LIC की काफ़ी पॉलिसी आती है रेगुलर इनकम, म्यूचुअल फंड के आप स्कीम्स देखेंगे उसमें आता है रेगुलर इनकम, FDs रेगुलर इनकम। लेकिन क्या HNIs, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, हम बोलते हैं अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्या वो रेगुलर इनकम का डिस्कशन करता है? नहीं, वो बात कर रहा है वेल्थ बिल्डिंग की। हम वेल्थ कैसे बिल्ड करें, हम आम लोगों की वेल्थ कैसे बिल्ड करें। मेरा टॉपिक ये है कि आम आदमी भी वैसे ही पैसा बनाए जैसे एक HNI, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड सीनियर व्यक्ति जिसके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो कैसे पैसा बना रहा है। वो तो FD में पैसा नहीं रख रहा है। तो एक प्रॉपटेक टर्म है जिसके थ्रू हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं आज। अच्छा, एक आपने शब्द उपयोग किया प्रॉपटेक। अब मैं अगर ये एक पढ़े लिखे आदमी से बात करूं, एक जो अच्छी जगह कहीं डेजिग्नेटेड है, उसकी नौकरी बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा चल रहा है, सब सुबह से शाम की नौकरी होती है 8-9 घंटे की, और परिवार के साथ समय बिताते हैं खुशी खुशी, पर वो चाहते हैं कि पैसा दुगना हो जाए। तो उसके लिए ये प्रॉपटेक क्या चीज़ है? मतलब हमने अभी तक तो सुना था प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी, क्या ये दोनों एक साथ आ गए हैं या कुछ और है ये? देखिए, आपने फिर वही शब्द यूज करा, पैसा दुगना हो जाए। हम यही सोच बदलना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये जो पैसा दुगना हो जाए के चक्कर में, आप फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है आम आदमी। चिट फंड हमारे देश में बहुत होता है, उससे बचना है। प्रॉपटेक एक जरिया है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ है, प्रॉपटेक इस प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। इसके थ्रू
प्रॉपर्टी परचेस और वेल्थ बिल्डिंग, जो हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी में वेल्थ बिल्डिंग हो, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हो। उसमें एआई का यूज है, उसमें ब्लॉकचेन का यूज है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेजर का यूज है, स्मार्ट लेजर्स का यूज है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जब आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ दुगने का डिस्कशन नहीं है, आपका पैसा पहले तो सुरक्षित होते हुए आगे बढ़े। ये प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू संभव है अब। तो ये प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जहां पर आम आदमी को ना सिर्फ पैसा बनेगा, हमारे देश में जॉब्स जनरेट होंगे, एक नया सेक्टर खुल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रॉपर्टी आने के कारण, एक नया सेक्टर जहां पे काफी जॉब्स आने वाले हैं, काफी वेल्थ बिल्ड होने वाली है। देश अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो टीयर 2 सिटी में काफी पैसा बनने वाला है, और प्रॉपटेक के थ्रू आम आदमी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी पैसा बना सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रॉपटेक है, अगर हम उसको इन डेप्थ में बात करते हैं तो क्या, कैसे इसमें अगर अंदर जाएं, देखें एक आम आदमी की नज़र से कि प्रॉपटेक क्या है, तो क्या पॉइंट वाइज हम उस पर जाएं तो आप क्या बता पाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे आम आदमी इसको अपना सकता है? देखिए, प्रॉपटेक एक काफ़ी बड़ा टर्म है। इसके अंदर सबसे पहले आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी के जो ट्रांसपेरेंसी होती है खरीदने में, कि चेन पेपर्स कहाँ हैं, हमसे पहले किसने खरीदा था, उससे पहले किसने खरीदा, काफ़ी फ्रॉड्स यहाँ होते हैं, प्रॉपटेक उसको कवर करता है। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अब वो ट्रांजेक्शन्स क्लीन तरीके से हो पाए, हमें पता चले कब पैसा किसने किसको कब दिया, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, एक ये पार्ट आता है। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस कैसे हो, लीगल ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। उसके बाद अगर आप टेनेंट से डिस्कशन करें तो टेनेंट का वेरिफिकेशन एआई के थ्रू हो जाए, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की हम बात करें तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑटोमेशन हो जाए, या हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी में, जैसे प्रॉपटेक के अंदर एक वर्ड है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है रियल एस्टेट का, कि आप आम आदमी 10 लाख से भी 400-500 करोड़ के प्रोजेक्ट में पहले दिन पार्टनर बन जाए, या प्रॉपर्टी ओन कर पाए कम पैसे में। ऐसी काफी सारी चीजें प्रॉपटेक कवर करता है, जो एक टेक्नोलॉजी, एआई और ब्लॉकचेन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है आज। अच्छा सर, जैसे ये तमाम चीजें जो हैं, क्या इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्योंकि ये आपने जो शब्द उपयोग किए, ये एक जो इनकम तो है जिस बंदे की, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, मिडिल क्लास है, तो उसके लिए क्या ये शब्द बिल्कुल सहज हैं? अगर वो मिलता है आपसे या आप जैसे लोगों से, तो वो कैसे आप उसको समझा पाते? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल होता है, पहली मुलाकात में समझना चीज़ें बड़ा हार्ड है। तो पहले तो मैं डिफाइन कर दूं, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हुआ हो। हाँ, है ना। प्रॉपर्टी में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा किसानों ने बनाया है। हाँ। वैसे तो आप बोलेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, बट वो एजुकेटेड है। मैं किसान को भी एजुकेटेड मानता हूँ। तो बात सिर्फ पढ़े लिखे की नहीं है जी। हाँ, प्रॉपटेक को आसान शब्दों में समझना जो एक बड़ा टॉपिक है। तो किसान से अगर आप पूछेंगे, या एक चाय वाले से भी पूछेंगे, या एक किराने की दुकान वाले से पूछेंगे, तो उसको भी आज प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स, लीगल फ्रॉड्स, है ना, ओनरशिप को लेके फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो प्रॉपटेक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में ही लगा है। yes. आज काफ़ी, हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, 5 मिलियन मतलब करीबन 50 लाख इन्वेस्टर्स नए हर साल आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का कहाँ जा रहा है? 1 बिलियन लोगों की जनता है भारत में। 1 बिलियन जनता है भारत में, तो 5 मिलियन के अलावा बाकी लोगों का पैसा तो आज भी प्रॉपर्टी में लगा है। हम लोग आम भाषा में बोले तो मैं अपने घर के पास का फ्लैट खरीद लेता हूँ, आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, तो पैसा तो आपका प्रॉपर्टी में लगा है। yes. जाने अनजाने, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, हाँ, पैसा तो लगा है। और यदि आप लिटिगेशन देखेंगे कोर्ट में, तो सिविल लिटिगेशन में लैंड लिटिगेशन सबसे ज्यादा है। yes. क्योंकि आम आदमी फंस जाता है। yes. हमारे यहाँ कई तरह से ए और बी का भी डिस्कशन होता है। तो प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें प्रॉपटेक के कारण दूर होंगी। तो प्रॉपटेक को बिल्कुल आसान शब्दों में अगर आप समझें तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के कारण आप इजीली पता कर पाएंगे कि मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मुझे जितना स्क्वायर फीट लिखा उतना मिल रही है, क्या मेरे ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉपटेक का बहुत बड़ा रोल है कि प्रॉपर्टी मैनेज कैसे हो रही है। आज किसान की फसल भी है और ड्रोन के थ्रू अगर उसका एक रखरखाव हो रहा है तो वो भी प्रॉपटेक ही है। या इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, हम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में तो बात करते हैं, रियल एस्टेट वेल्थ एडवाइजर्स, बड़े बड़े पीएमएस फंड वाले आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आते हैं, तो बड़े एजुकेटेड लोग आपको सिखाते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। बट प्रॉपर्टी में
ऐसे लोग कम हैं। तो एक ब्रोकर्स है, कुछ ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, ज्यादातर ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी कई बार आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये आज ब्रोकर्स के लिए भी समझना इंपॉर्टेंट हो गया है कि प्रॉप्टेक के थ्रू वो अपनी इमेज कैसे सुधारें या इसको कैसे बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने खुद के ग्राहकों को संतुष्ट कर पाए। तो प्रॉप्टेक वो जरिया है जिसके थ्रू आप एक सिस्टमेटिक वे में लोगों की प्रॉपर्टी के नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं, उनका लेजर, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, चेन डॉक्यूमेंट, वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी को आप मैनेज करवा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को उनको सही तरीके से ज्ञान दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि पूरा मार्केट ग्रो होगा। जो इन्वेस्टर्स आज जनरेशन 2 जो है या जनरेशन 3 है, वो प्रॉपर्टी से बाहर है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो जीरोधा ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट में 80 पी 100 पी पर भी स्टॉक खरीद रही है। ये लोग भी प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। इसका एक ओवरऑल फिनोमिना ही होगा प्रॉपर्टी के कारण कि आपके जॉब्स बढ़ेंगे। आज जॉब्स देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं उस सवाल पे आऊंगा आपके साथ। जॉब वाला एक बड़ा मसला है और हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा है, क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव किसान, नौकरी और बेरोजगारी पर हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं प्रॉप्टेक की, प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को जब हम एक साथ ले आते हैं, तो इसमें एक शब्द आपने उपयोग किया था ब्लॉकचेन और एक शब्द उपयोग किया था एआई। ये दोनों चीजें क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताएं, फिर हम उस पर जॉब की बातों पर आते हैं। देखिए, एआई का सबसे सिंपल यूसेज बताऊं मैं प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी या प्रॉप्टेक या प्रॉपर्टी के अंदर। आप आज किसी टेनेंट को घर किराए पे देते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि टेनेंट कहाँ से आया है, कौन है, आपको पता नहीं। तो टेनेंट वेरिफिकेशन एआई के थ्रू आपके टेनेंट का वेरीफाइड हो जाना ऑटोमेटिकली कि ये किराएदार ठीक है, इसका पुराना रिकॉर्ड ठीक है, ये कहाँ रहता था, क्या करता था, ये आज एआई के थ्रू पॉसिबल है। ब्लॉकचेन का सिंपल एग्जांपल आपको बताएं तो ऑलरेडी आपकी जो रजिस्ट्रीज हो रही हैं आज गवर्नमेंट में, ब्लॉकचेन के थ्रू ही हो रही हैं। अब ब्लॉकचेन सिंपल ये है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि मैंने खरीदा तो मुझसे पहले किसने खरीदा, आपको वो तो पता होता है। उससे पहले किसने खरीदा, उससे भी पहले किसने खरीदा। और काफी कम लोग जानते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 1925 तक के चेन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लोगों को ये नहीं पता है लोगों को। तो होता ये है कि पता चला कि 1925 में वो सरकारी जमीन थी, उसके बाद में उसको किसी और ने खरीद के किसी ने कब्जा कर लिया, फिर उसकी एक नकली रजिस्ट्री बनाई, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं होती थी, पेपर्स बन जाते थे कुछ भी। तो पीछे तक कैसे जाएंगे, आपने खरीद लिया आज 2024 में, कुछ टाइम बाद पता चला ये तो सरकारी जमीन थी या ये तो सोसाइटी की जमीन थी। तो एक जो चेन डॉक्यूमेंटेशन होता है सिक्योर तरीके से, आज भी हम डिपेंडेंट होते हैं लाइजनर्स पे, किसको या लॉयर्स पे, वो एक ब्लॉकचेन के थ्रू सबसे बड़ी समस्या सॉल्व होगी। ये डिपेंडेंसी एक खत्म हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, पुलिस भी फ्री हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब किराएदार रखा जाता है तो कहीं एग्रीमेंट की जरूरत होती है और पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो पुलिस एक तरह से थोड़ी फ्री हो जाएगी। जितना मेरे नॉलेज में है, पुलिस ऑलरेडी एआई को यूज कर रही है कि आपका जो किराएदार कौन है। जब भी आप एक फॉर्म देते हैं उस डेटा का वेरिफिकेशन वाया एआई होने लगा है, तो वो ऑलरेडी उनको अब घर आके वेरीफाई करने की जरूरत होती नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और इम्प्रूव होती जाएगी। जब हम आते हैं रोजगार की बात पर, जब जॉब की हमने बात की थी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ पूछना कि जब नौकरियों की बात होती है, प्रॉपर्टी को जब हम रिलेट करते हैं रोजगार से, तो टेक्नोलॉजी उसमें जब आ जाती है तो उसमें नौकरी के अवसर कैसे बढ़ते हैं, मतलब रोजगार के जो अवसर हैं वो कैसे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या नौकरियां नहीं हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर नौकरी है तो क्या उसके मायने बदल गए हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आज लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, या आपका कोई यंगर ब्रदर है, उससे पूछिए क्या तू प्रॉपर्टी में जॉब करेगा, उसका पहला जवाब होगा नहीं। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी जॉब को अनऑर्गेनाइज माना जाता है। पिछले 10 से 15 साल में आईटी ने हमें बहुत ग्रोथ दिया, काफी जॉब जनरेट करे। मुझे ऐसा लगता है आईटी में अब सैचुरेशन आ रहा है। अब आपने सुना होगा कि सैलरीज नहीं बढ़ रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली आसपास की जो कंट्रीज है, फिलीपींस, वियतनाम, यहाँ पे काफी लोग एक्टिव हो गए। और अब वो जो यूएस और इंडिया का आर्बिट्राज था कि हमारे यहाँ सस्ता लेबर, ऐसा कुछ बचा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट के अंदर प्रॉप्टेक के कारण एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है जॉब्स के अंदर।
हमारे यहाँ पर अगर इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, जो हम बड़े पॉजिटिव है बनेगा, तो टीयर 2 सिटी बहुत ग्रो होने वाली है। टीयर 1 में तो लैंड है नहीं, टीयर 2 में ही है। तो और इंदौर इज वेरी वेल प्लेस्ड, मैं इंदौर में एम्फेसाइज करूंगा, वेरी वेल प्लेस्ड। सूरत भी बड़ा अच्छा है, जयपुर भी अच्छा है, इंदौर इज वेरी वेल प्लेस्ड। तो प्रॉपटेक के कारण प्रोफेशनल लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट आएगी। हम जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला था प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक बायर, सेलर और एक ब्रोकर। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर्टी में बायर तो चाहिए, सेलर भी चाहिए, ब्रोकर भी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स चाहिए, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। प्रॉपर्टी में एआई से रिलेटेड वीआर, ड्रोन सिस्टम चलाने वाले, ड्रोन्स बनाने वाले, ड्रोन के सॉफ्टवेयर बनाने वाले चाहिए, सो दैट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो पाए। उसको हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोलते हैं। आप प्रॉपर्टी से मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल कमर्शियल लैंड नहीं है। आज हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो खेती कैसे हो रही है, उसका भी मैनेजमेंट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, वो भी लैंड पे हो रहा है। एवरीथिंग इज रियल एस्टेट, ठीक है। इसी कारण इकोनॉमी बढ़ रही है। तो हमें वो लोग चाहिए, हमें एआई वाले लोग चाहिए जो एआई डेवलप करें, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग वाले लोग चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्लाउड में होगा सब कुछ, वो कैसे होगा, ठीक है। हमें प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ साथ प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर्स के साथ साथ प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस वाले चाहिए, हमें एजुकेटर्स चाहिए। गवर्नमेंट ने रेरा इम्प्लीमेंटेशन किया है, गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन इम्प्लीमेंट किया है, ये सारी चीजों की समझ वाले लोग चाहिए। हमें लॉयर्स चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज के साथ में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात में, ये लोग चाहिए। तो कैटेगराइजेशन मैं आपको यहाँ पर भी 20 और कर दूंगा जो हम यूजुअली इंडिया में सोचते नहीं है। प्रॉब्लम वही है पुरानी कि हमारे यहाँ सब इंजीनियर्स हैं, हम टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है प्रॉपटेक, फिनटेक, आप जो भी वर्ड यूज कर लें, इसके कारण थोड़ा तो यंगस्टर्स में अट्रैक्शन आएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हमें एजुकेट करने की जरूरत है कि देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज डिमांड। हम अगर बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड चाइना से इंडिया में शिफ्ट होगी, तो करेगा कौन? क्या हमारे पास अब लेबर्स हैं? लेबर्स बहुत महंगे हो गए, तो रोबोटिक होगा मैन्युफैक्चरिंग। हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत पैसा लगा रही है उसके अंदर, तो रोड नेटवर्क बना रही है, तो अर्बनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं वो हो रहा है, गाँवों का डेवलपमेंट हो रहा है। करेगा कौन? लोगों को ही करना पड़ेगा। तो एक नया तरह का जॉब मार्केट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे यंगस्टर्स को आगे आना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एंड देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स, और काफी अच्छी पे वाले जॉब्स यहाँ पे जनरेट होंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सर कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत बदल रही हैं। हम जब बात करते थे एक दशक पहले की, यानी हम 2010 की अगर बात करूं, तो उस समय लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी जितनी अब चीज़ें आ गई, क्योंकि हाथों में फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गया है, हम 5G की ओर बढ़ गए। तो अब जब रोज़गार की बात आती है तो ये जो आपने अवसर बताया, मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें और आगे भविष्य में उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो इस अवसर को अपनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसी मिले जिसमें वो खुद को ग्रो कर सके। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा जो मुझे बीच में याद आई थी, हम जब बात करते हैं सर फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट की, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि मैंने आपसे जैसे पहले भी पूछा था कि लोग इन्वेस्टमेंट तो चाहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हों। तो ये फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अगेन आम बात बोलूँ तो ऐसे नया नहीं है। हम पहले 4 दोस्त मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, 4 व्यापारी 10 व्यापारी मिलकर खरीद लेते थे, वो भी फ्रैक्शनल ही था। लेकिन हुआ क्या, अब लैंड की अब जो कमर्शियल रेट्स हैं, लैंड के रेट्स हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, वो काफ़ी बढ़ गए, तो आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गए। खासकर से वो प्रोजेक्ट जहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत होता है या रेंटल इनकम काफ़ी आती है, कमर्शियल रियल एस्टेट में आती है, तो बिल्डर कॉलोनाइजर तो अपना काम कर देता है, बना देता है, बड़े बड़े लोग खरीद लेते हैं। हम प्री ओपनिंग सुनते हैं, प्री लॉन्च सुनते हैं, उसमें इन्वेस्टर खरीद लेता है, वो अपना पैसा बना ले। आम आदमी को लास्ट में मिलता है क्या? एक प्लॉट, छोटा सा प्लॉट या एक ऑफिस जिसमें वो रेंटल इनकम कमाने की कोशिश करता है, लेकिन 12% रजिस्ट्री देगा, उसके हाथ में कुछ बचता नहीं। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कारण ये जो तरीका आ गया है AIF के थ्रू या SM-REIT के थ्रू, ये काफ़ी नई टर्मिनोलॉजी है। आप आम आदमी को हम ये बोल रहे हैं कि आप 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख से 100, 200, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में पहले दिन पार्टनर बन पाएंगे। तो जो एप्रिसिएशन, जो फायदा एक कॉलोनाइजर बिल्डर को डे 1 पर होता है, या जो बड़े इन्वेस्टर को होता है, वो एक आम आदमी को भी हो सकता है। ये बड़े आसान शब्दों में फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की मेरी परिभाषा है। इसको अगर कोई एक एग्जांपल मैं आपको कहूं देके बताएं, एक कोई फिगर लेके छोटा मोटा, तो क्या हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं? मुश्किल है थोड़ा? नहीं, बड़ा सिंपल है। इंदौर की बात करें, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, फिनिक्स मॉल बनना चालू हुआ। अब सबको पता था कि
फिनिक्स मॉल का एग्जांपल दे रहा था, डूब गया था बीच में। अब फिर से बोलते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका कोई एग्जांपल अगर हम देना चाहें कि किस तरह से ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट काम करता है, तो कोई एक एग्जांपल जो आपको लगता है कि आप दे सकें, लोगों को आसानी से समझा सकें। चलिए, बड़ा सिंपल है। आप इंदौर का अगर आज एग्जांपल लें तो कोई कॉलोनाइजर आज कोई ज़मीन खरीदता है, कच्ची ज़मीन खरीदता है, तो मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए स्क्वायर फीट की वो ज़मीन खरीदता है। तो काफ़ी कम लोगों को पता है कि एक्चुअल में उस पर 300 रुपए स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट करने के बाद वो ज़मीन का जो एक प्लॉट की जो मुझे कॉस्टिंग पड़ती है एज ए कॉलोनाइजर, मुझे वो कॉस्ट पड़ती है मान लीजिए 2,000 रुपए स्क्वायर फीट। प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्टर ले जाता है उसको 3,000 रुपए स्क्वायर फीट। जब तक रेरा आता है तब तक हो जाती है 4,000 रुपए स्क्वायर फीट। फिर वो जब तक डेवलप होती है तब तक हो जाती है 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। फिर खुलता है प्री लॉन्चिंग। अब यहाँ से आम आदमी की एंट्री होती है कि कॉलोनी का प्री लॉन्चिंग, तो वो आके खरीदता है 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में। फिर उस पर रजिस्ट्री कराता है तो 5,500 स्क्वायर फीट किसको एक प्लॉट मिलता है। अब फ्रैक्शनल से मेरा तात्पर्य ये है, और स्पेसिफिकली हमारा माइक्रोमिट्टी का तात्पर्य ये है कि हम अर्ली इन्वेस्टमेंट की बात करें कि जब वो जमीन 2,000 रुपए स्क्वायर फीट की थी तभी आपको मिल जानी चाहिए थी कच्ची जमीन। लेकिन मिल क्यों नहीं सकती? क्योंकि वो सौदा तो 100 करोड़ का था, 50 करोड़ का था। तो कॉलोनाइजर किसमें कोई गलती नहीं है, उसने एक बल्क डील करा, पूरा 10 एकड़ का मिनिमम जमीन लिया। 10 एकड़ मतलब अब आम आदमी को समझना है, काफी लोगों को ये भी नहीं पता 1 एकड़ में 43,500 स्क्वायर फीट होता है। तो 4 लाख फुट उसकी जमीन है, तो प्लॉट का साइज तो 1,000 फुट है, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन साइज बहुत बड़ा है। तो मैं 10 लाख से बोलूंगा कॉलोनाइजर की मुझे पार्टनर बना लो, नहीं बनाएगा। 1 करोड़ से बना लो, बिल्कुल नहीं बनाएगा। इससे ज्यादा आम आदमी का होता नहीं सेविंग। तो आपको हमेशा जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट होने वाली है वो 5,000 रुपए फुट से ही मिलने वाली है। जबकि 2,000 से 5,000 की जो जर्नी हुई थी कॉलोनी की कच्ची जमीन खरीदने से डेवलपमेंट, वो साल, 2 साल, 3 साल में हो जाती है। तो मेरा जो पैसा डबल होने का एक चांस था वो तो चला गया। फिर मैं क्या करता हूँ, 5,000 रुपए फुट का प्लॉट खरीदता हूँ, रजिस्ट्री कराता हूँ 12% की फी, 3-5 साल होल्ड करता हूँ। तो मेरा एवरेज आया रहता है 20-15-25%। करेक्ट। इससे तो होता नहीं, किस्मत चल गई क्योंकि इंदौर में बहुत चल रही तो डबल हो जाता है। लेकिन ऐसा फिनोमिना अक्रॉस इंडिया होता नहीं। तो फ्रैक्शनल क्या करता है, आपको एक मौका देता है कि वो जो पहले दिन कॉलोनाइजर ने खरीदा कच्ची जमीन, उसमें आपको एंट्री मिलती है। ये एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है। तो आपको जो प्लॉट आप 5,000 फुट खरीदने वाले हो, वहीं आपको 2,000 रुपए फुट में भी एंट्री मिल सकती है। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ फ्लैट को लेके। कई लोग, हम वर्किंग क्लास में लोग कोशिश करते हैं कि मेरे पास कैसे भी 30, 40, 50, 60 लाख इकट्ठा हो जाए, मैं फ्लैट खरीद लूंगा। जब तक आप वो इकट्ठा करते हो वो फ्लैट 80 लाख का हो जाता है। आप 80 लाख इकट्ठा करते हो वो 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है। तो मुझे तो वो फ्लैट मिला ही नहीं, मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा। कैसा हो कि जब वो फ्लैट 50 लाख का था और आपके पास 10 लाख थे, तो पहली किस्त आपने तभी भर दी। लेकिन अब कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रेरा के अकॉर्डिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो क्या आप उस बिल्डिंग जो बन रही है, वो जो प्लॉट खरीदा था कॉलोनाइजर ने, उसी दिन आप उसके पार्टनर बन जाते अगर वो 10 लाख से, तो एवरेज करते करते कहीं भी आपको वो 50 लाख का प्लॉट 60 में तो मिल जाता, फ्लैट मिल जाता, 80-90 में नहीं लेना पड़ता, आपकी पहुंच से बाहर नहीं होता। ये फ्रैक्शनल का फायदा है। बड़े बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करा है, बट समझाने के लिए ये 2 तरीके हैं। हाँ, सर, मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो ये ऑर्गेनाइज हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जब हम नॉर्मली देखते हैं सामान्य आदमी के तौर पर, तो हमको दिखता है कि अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या ऐसी पहल है जो आपने की है या आप जैसे लोग कर रहे हैं, और क्या उसका फ़ायदा आगे होगा? वैसे तो मैं भी लोगों को ऐसे ही समझाता हूँ कि ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, जब बड़ा परिवार होता है ना, तो चीज़ें बहुत फैली होती हैं। हमें ऐसा लगता है बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है तो बहुत चीज़ें करनी होती हैं। रियल इस्टेट का सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर नहीं है। जब हम किसान की ज़मीन, फसल से लेके ट्रांसपोर्टेशन, मैं रियल इस्टेट को ऐसे डिफाइन करता हूँ, सिर्फ प्लॉट खरीदना बेचना रियल इस्टेट नहीं है, या ज़मीन खरीदना बेचना रियल इस्टेट नहीं है। ये जमीन से जुड़ी हर वो एक्टिविटी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो मुझे ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी है सब कुछ रियल एस्टेट है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी का इसमें रोल सबसे पहले ये आने वाला है कि लैंड रिकॉर्ड का मैनेजमेंट। हमारे पास जमीन तो लिमिटेड ही है, उसका जो मैनेजमेंट है कि जमीन है किसकी, कितने स्क्वायर फीट, सारे फ्रॉड, सारी चीजें जो एक हमें डर आता है ना, यहीं से चालू होता है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो जमीन कमर्शियल रेसिडेंशियल है भी नहीं। बहुत कम लोग समझते हैं कि चरनोई की जमीन क्या होती है, पीएसपी का प्लॉट क्या होता है, रेसिडेंशियल पे कमर्शियल बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ता है खरीदने के पहले। तो कई लोग तो इसी में फंस जाते हैं। प्रॉपर्टी से सबसे पहले तो ये चीज सुलझने वाली है, इससे पूरा रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें ब्लॉकचेन का भी रोल है कि जमीन का
लैंड यूज है क्या, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वहीं लिखा हुआ है एक ब्लॉकचेन में प्रॉपर्टी में क्लियर कट कि इस पे आप क्या बना सकते हो आसान भाषा में। ठीक है, तो आप कहीं धारा 79 गांव की जमीन ना खरीद लो, आज घर बनाना है तो, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। तो रिस्क कितना होगा ये आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चलेगा। सेकंड सबसे बड़ा, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जरूरत है कि जो हमारे ब्रोकर्स हैं, हमारे जो ऑलरेडी कम्युनिटी है, इनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा और इन लोगों को भी अपने को टेक्निकली अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मैं लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के साथ साथ कंसल्टेंसी जो दे रहा हूं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे दूं और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे हो। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट में आज भी ए और बी में चलते हैं। हमारे आज भी गाइडलाइन का प्लस एंड माइनस है, एक्चुअल परचेज प्राइस, मार्केट वैल्यू प्राइस वर्सेस गाइडलाइन प्राइस। ये कमी, ये जो दूरी है, इसको कम करना पड़ेगा हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जैसे से ब्लॉकचेन आएगा, जैसे से रजिस्ट्री के प्राइजेस क्लियर होंगे, जैसे से मार्केट प्राइजेस हम पब्लिश करेंगे और लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल है क्या। थर्ड होता है जमीन की एक्चुअल वैल्यू को लेके बड़ा हमें डाउट रहता है कि मैं कहीं महंगा तो नहीं ले लिया, मुझे ठग तो नहीं लिया। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन होगा, लोगों को जब इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि आपने कितने में खरीदा, उसने कितने में खरीदा, एक्चुअल लैंड की कॉस्ट क्या थी, तो जो ट्रेडिंग तो नहीं रुकेगा पर एक यूजर बेस का आने का रास्ता खुलेगा इजी तरीके से। ये भी प्रॉपर्टेक के थ्रू होगा। फिर मैंने जैसे बोला कि लोगों का वेरिफिकेशन, टेनेंट मैनेजमेंट एआई के थ्रू हो रहा है, तो एआई का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हम सैटेलाइट डेटा के थ्रू जो लैंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसी काफी सारी चीजें प्रॉपर्टेक में आने वाली, जिसके कारण जो डर सा माहौल रहता है कि रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज्ड है, बड़े अनप्रोफेशनल लोग हैं, है ना, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है आम आदमी को पढ़ने समझने लिखने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने जैसे रेरा का इंप्लीमेंटेशन करा है, इससे फर्क पड़ेगा, है ना, इससे भी काफी चीजें इजी होंगी, इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जीएसटी का ओवर सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा, टैक्सेशन को लेके काफी क्वेश्चन मार्क है कि कैसे होगा, पर ये प्रॉपर्टेक के थ्रू, क्योंकि इंफॉर्मेशन आम आदमी के लिए इजीली अवेलेबल है, रेदर देन एक कॉम्प्लेक्स लॉ या कॉम्प्लेक्स लाइसेंस या कॉम्प्लेक्स तरीके से अभी जो मिलती है वो बड़ा आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से। तो दोस्तों तमाम चीजें मनोज जी ने कही हैं और मेरे ख्याल से मेरी बातों से आप सहमत भी होंगे कि पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें तो फिनलैंड का है। पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है कि फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम बड़ी बेहतरीन है। तो हिंदुस्तान में अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो एक शायद ये वो पौधा है जो आगे जाके कहीं ना कहीं वृक्ष बनेगा और उन लोगों को छाया देगा जिनको ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, तो आपको एक पत्थर बस उछालने की ज़रूरत है और वो उम्मीद का पत्थर जो है अगर आप उछालेंगे तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से वेल्थ को लेकर बात चल रही है, हर कोई चाहता है कि उसकी वेल्थ पावर बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, जो तमाम बातें मनोज जी ने बताई हैं, मुझे लगता है कि शायद उन पर गौर करें आप, तो आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।